जय हिंद दोस्तों। जिस भी स्टूडेंट्स के ग्रुप डी का एग्जाम अभी बाकी है होना, जिनके भी स्टूडेंट के एग्जाम 20 तारीख 21, 22, 23, 24 दिसंबर में एग्जाम है, उनके लिए आज हमारा ये संभावित पेपर नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम विज्ञान, गणित और रीजनिंग के वो जरूरी और महत्वपूर्ण सवाल डिस्कस करने वाले हैं जो आपके हर शिफ्टों में लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं उनको उस डाटा को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट, ये संभावित पेपर मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। इसको पूरा अटेंड कर लेना, आपको एग्जाम में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है दोस्तों। बिना समय गंवाए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर लेना, सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले इस संभावित पेपर के दोस्तों, ठीक है। जो अटेंड करके जा रहा है वो एग्जाम में करके भी आ रहा है दोस्तों। मनुष्य में थायराइड ग्रंथि के पीछे की ओर कितनी पैराथायराइड ग्रंथियां मौजूद होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रश्न है दोस्तों। कौन देगा इसका सबसे पहले जवाब? क्या आप लोगों को आता है इसका जवाब? बताएंगे अगर कमेंट बॉक्स में आता है तो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 4, पैराथायराइड ग्रंथियां मौजूद होती हैं। अगला प्रश्न, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट करें, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मानव में किस प्रकार का प्रजनन होता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन अभी आपके शिफ्टों में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो मानव में दोस्तों लैंगिक प्रकार का प्रजनन पाया जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। अलैंगिक दोस्तों हाइड्रा में होता है, हाइड्रा यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, ये बताएंगे पौधों में कौन सा उत्तक पानी में संवहन करता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। रंध्र, जाइलम, फाइलम, क्लोरोफिल। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, ये जरूर बताना कि आप लोग इस संभावित पेपर में से अपना कितना स्कोर कर पाते हो। प्लीज कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना। फिलहाल इसका आंसर आएगा मेरे भाई जाइलम, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो यहां से। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार गणित का सवाल है, बनाएंगे। सबसे पहले कौन बनाएगा इस सवाल को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बनाएंगे आप लोग। और आप सभी से रिक्वेस्ट है ये जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम अभी किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ, आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। टीवी का विक्रय मूल्य आपको दे रखा दोस्तों, और हानि दे रखी है 15% की। अब वो कह रहा है मुझे इसको 15% के लाभ पर बेचना है, तो मुझे विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो मान लो आपने सामान खरीदा 18,700 रुपए में। कितने में? 18,700 रुपए में आपने सामान खरीद लिया। अब आपने सामान खरीदा, या तो आपको लॉस हुआ होगा, ठीक है, या तो आपको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसने कहा 15% की हानि हो गई। 100% वैल्यू होती है, अगर 15% की हानि हो गई तो आपने उस सामान को 85% पर बेचा है। अब वो कह रहा मुझे इस पर 15% का लाभ चाहिए, यानी कि 115 का लाभ चाहिए। 100% तो पहले से वैल्यू होती है, 15 ऐड कर दोगे तो कितने का लाभ हो जाएगा? 115 का। अब वो कह रहा टीवी का विक्रय मूल्य याद करिए। अब देखो दोस्तों नीचे क्या 85 बन रहा है, यानी कि 17 का मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 17 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है ना। तभी तो देखो ये चीजें कैलकुलेशन करते हो ना, तब आपको ध्यान में रखनी आनी चाहिए दोस्तों, है ना। तो ये 17 की टेबल से 5 बार जाएगा, 17 की टेबल से इसको काटो, 17 एकन 17, 17 एकन 17, तो ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 1100 बार जाएगा। अब आपको खाली गुणा करना रह गया, ठीक है। 2 जीरो यहाँ पर आएंगे और तीसरे नंबर पे 5 आ रहा है। 5 आ रहा है क्या? 17 पंचे 85। रुको अभी ये 5 भी तो बाकी है ना नीचे। हाँ ये 5 भी तो बाकी है, ये 5 भी तो बाकी, अभी कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन? 5 से और काटो उसको, कितनी बार? 22 पंचे 110 होता ना, हाँ 220 बार जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, अब कर लो मल्टीप्लाई। 22 पंचे 110 का 0 कैरी 11, 22 सेकंड 22, 33 का 3, देखो 300 आ रहा है, और 300 इसी ऑप्शन में दिख रहा है। 25 300 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। मैंने खाली कुछ नहीं किया, 220 को 115 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों, ठीक है, तो आ जाएगा 25 300। देखो थोड़ा स्मार्ट अप्रोच भी लगानी है, आप पूरा मल्टीप्लाई करने में लगे हुए हो दोस्तों, जब तक आपका कॉम्पिटिटर आगे 3-4 क्वेश्चन करके बैठ चुका होगा। पूरा कॉम्पिटिशन मतलब कैलकुलेशन नहीं करनी है, इकाई अंक का भी यूज करना है दोस्तों। इकाई अंक की भी एक चीज होती है दोस्तों, ठीक है। किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधों के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर वो घटती जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। ऑक्सीन, एथिलीन, जिब्रेलिन या साइटोकिनिन? शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है जिन भी प्रश्नों का आपका आंसर आता है। इस संभावित पेपर को अटेंड करने के बाद आपको यह आइडिया लग जाएगा कि आपको तैयारी किस लेवल की करनी है। भाई जिनके भी एग्जाम अपकमिंग डेट्स में ना, उन तक तो ये शेयर कर दो, उन तक तो पहुंचाओ दोस्तों। इसका आंसर आएगा ऑक्सीन। क्या आएगा मेरे भाई? ऑक्सीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। एस्ट्रोजन, ऑक्सीन, थायरोक्सिन या क्लोरोफिल? तो आप लोग कहोगे गुरुजी इसमें जो पादप हार्मोन है वो ऑक्सीन है दोस्तों। क्या है मेरे भाई? ऑक्सीन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट मेरे भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, AWO, TPO, HCM, ड्राइवर भर्ती की, तो वो स्टूडेंट 7 बजे मैंने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास लगाई है, वो आप सभी से अनुरोध है दोस्तों, आप जरूर देखना, आपको बेनिफिट होगा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। नाटो का शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाटो शिखर सम्मेलन, देखो इसका अभी 2025 में
आयोजन हुआ दो। लेकिन अगर आपसे पूछे कि 2026 में कहां पर होगा, बताएंगे आप लोग, तो आप टिक करेंगे ये तुर्की के अंकारा में होगा दोस्तों। कहां पर होगा? तुर्की के अंकारा में दोस्तों, ठीक है, तुर्की के अंकारा में, यहां पे लिख लेंगे। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे, बताएंगे आप लोग, अगर आपको पता हो तो प्लीज बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हालांकि मैं ही बताते तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा द हैग, हैग नीदरलैंड। ये कहां पर दोस्तों? हैग नीदरलैंड में, यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट में नीदरलैंड, नीदरलैंड, ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ से रिवीजन होने में आसानी रहेगी दोस्तों, ठीक है। हाँ, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ बताएंगे आप लोग। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी स्क्रिप्ट में भी पूछा गया। देखो दोस्तों, जो स्टूडेंट डेली अटेंड करके जा रहे हैं ना संभावित पेपर को, वो एग्जाम में करके भी आ रहे हैं दोस्तों। और पीडीएफ और जो करंट अफेयर ने जो रोला मचा रखा है ना दोस्तों, उसके लिए मैंने जुगाड़ कर रखा सभी स्टूडेंट के लिए। मैंने इसी चैनल पर करंट अफेयर की स्पेशली प्लेलिस्ट बना रखी है 2025 के अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ। जो स्टूडेंट उन प्लेलिस्ट को देख लेगा करंट अफेयर की, उसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर से। जिन स्टूडेंट ने वो क्लासेस अटेंड करी है, वो एग्जाम में करके भी आए हैं स्टूडेंट्स। इसका आंसर आएगा दोस्तों विशाखापट्टनम दोस्तों। अब विशाखापट्टनम दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह भी है ना। अब ये सॉल्व करेंगे एक और शानदार सा गणित का सवाल। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर 20% की छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ हो रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 500 रुपए। देखो दोस्तों, सीपी और एमपी मतलब कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके शिफ्ट में हमेशा आएगा ही आएगा, तो तैयार रहिएगा। अभी अभी यहीं पर सीख लो, जिसको नहीं आता है उसको, ठीक है। देखो इसको कैसे जल्दी बना सकते हैं। एक तो देखो इसको करने का जल्दी तरीका क्या है, देखो एक तरफ आपको लिखना है कॉस्ट प्राइस और एक तरफ आपको लिखना है एमआरपी यानी एमपी, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कह लो। उसने कहा देखो यहां पर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट होता है और एमपी में क्या लिखना पड़ता है 100 प्लस प्रॉफिट लिखना पड़ता है। उसने बोला है कि वस्तु पर डिस्काउंट दे रहा है 20% का, यानी कि 80% यहां पर वैल्यू आ चुकी है। देखो परसेंट में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि परसेंट को उड़ा देगा, ठीक है, इसलिए मैं 80 ही लिख रहा हूं वैल्यू। अब वो कह रहा है 8% का लाभ यानी 108, ठीक है। अब वो कह रहा है उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसका लागत मूल्य 500 है, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं, आपको क्या दिक्कत है, अब इजीली हो जाएगा। अब निकाल दो, कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किससे 4 की 12 से काटना है, 4 की 12 से काट लो। ये 4 की 12 से 2 बार 20 बार जाएगा और 4 की 12 से इसको काटो, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 बचेगा 428, ये 27 बार गया, ठीक है। अभी देखो 20 का मान क्वेश्चन ने दे रखा है, कॉस्ट प्राइस का मान क्वेश्चन ने 500 दे रखा है। कितना दे रखा है? 500 दे रखा है। ये कितना गुना दिख रहा है इसका? ये इसका 25 गुना, एक जीरो से एक जीरो गया तो ये इसका 25 गुना दिख रहा है। कितना मेरे भाई? 25 गुना। तो 27 को भी 25 से गुणा कर लो, तो 25 7 175 का 5 कैरी 17 25 दूनी 50 60 67, तो कितना आया? 675 आया। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? अगर डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि गुरु हमें यहां पर डाउट है, ठीक है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे। जर्मनी, नेपाल, कनाडा या जापान? तो आप लोग कहोगे गुरुजी ये कनाडा में आयोजित किया गया, इसका कनाडा में, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने में विकास में मदद करता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 3 स्टार लगा लो, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो ये जो प्लांट किंगडम वाला टॉपिक है ना दोस्तों आपका, वो अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन वहां से अच्छे खासे आ रहे हैं। पहला ऑप्शन जिब्रेलिन, दूसरा ऑप्शन एथिलीन, तीसरा ऑप्शन एब्सिसिक एसिड और चौथा ऑप्शन है साइटेकिनिन। क्या आंसर हो सकता है, बताएंगे आप लोग? तो इसका आंसर आएगा जिब्रेलिन दोस्तों, ठीक है। तो वो कौन सा पादप हार्मोन है? वो है जिब्रेलिन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़े को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। वेन कावा, महाधमनी, फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय धमनी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, बताएंगे आप लोग? कौन बताएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा फुफ्फुसीय धमनी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे। देखो अभी तक आप लोगों से मैंने नहीं कहा, एक बार कहना चाहूंगा, आप सभी से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। देखो आप ही की क्लास है, आपके लिए मेहनत जारी है दोस्तों, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं ना। हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करेगा। जो भी स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहा है, एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे आप लोग। मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान निम्न में से कौन सी घटना होती है? पहला ऑप्शन, रक्त वेंट्रिकल छोड़ देता है। दूसरा ऑप्शन, रक्त फेफड़ों में प्रवेश करता है। तीसरा ऑप्शन, रक्त वेंट्रिकल में प्रवेश करता है और चौथा ऑप्शन, रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। क्या हो सकता है इसका आंसर, बताएगा कोई कमेंट करके? तो इसका आंसर आएगा रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे यहां से। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? शानदार मेरे भाई क्वेश्चन है, आप बताएंगे। देखो 75A में दोस्तों क्या होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ध्यान रखना। लेकिन फिलहाल इसका आर्टिकल होगा 78 दोस्तों। क्या होगा? 78 आर्टिकल आपको टिक करना है। लेकिन ये 72 उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए 78 है, ठीक है। और 72 इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि यहां पर दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं।
यहां पर दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, यहां पे मैं डायरेक्ट लिखता हूं क्षमादान शक्तियां। राष्ट्रपति दोस्तों मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के राज्यपाल के हाथ में ये पावर नहीं है, ठीक है, ये डिफरेंस रहता है। क्षमादान, क्षमादान शक्तियां, यहां से टिक करेंगे मेरे भाई, क्षमादान शक्तियां, क्षमादान शक्तियां, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति की, यहां पे मिल दो राष्ट्रपति। यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेलवे का फेवरेट है, एसएससी का भी फेवरेट आर्टिकल है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ऐसा एसएससी का कोई बहुत कम पेपर देखने को मिलता है दोस्तों जहां में ये 72 आर्टिकल पूछा नहीं जाता, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑलमोस्ट हर जगह कहीं ना कहीं शिफ्ट में देखने को मिल ही जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? शानदार क्वेश्चन है। आर्टिकल 141, आर्टिकल 142, आर्टिकल 145, आर्टिकल 143, कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका आंसर बताएंगे आप लोग? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 143। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आता हुआ। देखो शानदार लॉजिक लगा हुआ है इस क्वेश्चन में। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बताइए दोस्तों क्या आंसर हो सकता है। देखो जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि आपका जो अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन होगा ना वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा यूट्यूब के थ्रू। देखो लॉजिक बहुत शानदार लगा हुआ, बताइए कौन सा लॉजिक आप फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्या लगाएंगे आप लोग लॉजिक? देखो इसमें लॉजिक यहां से दिख रहा है। देखो कुछ जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं ना वो एक तो दोस्तों देखने से ही माइंड में स्ट्राइक कर जाते हैं क्या लगने वाला है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं। अब जैसे ये माइंड में देखने से स्ट्राइक हो रहा है दोस्तों, क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे ये 48 मिल रहा है, तो उसी तरह से मैं अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे ये 65 मिल रहा है। अगर मैं 45 और 65 को ऐड कर रहा हूं तो मुझे ये 113 देखने को मिल रहा है। अब मुझे 65 में 113 प्लस करना है, ठीक है। अब देखो इकाई अंक यहाँ पे 8 यहाँ पर भी है, इकाई अंक 8 यहाँ पर भी है, तो हम इकाई अंक से गेम खेल नहीं सकते, तो डायरेक्ट प्लस ही कर लो। कितना रहा है? 5 और 3 8, 11 और 6 17, 178 दिख रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल दिख रहा है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। कर पा रहे हो ना आप इजीली, बना पा रहे हो ना सवालों को आप इजीली? देखो जहां डाउट हो आप सभी से अनुरोध है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बताइए दोस्तों। और मेरे भाई आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट रहेगी इस संभावित पेपर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? ये भी शानदार क्वेश्चन है रीजनिंग का। देखो हर शिफ्ट में नंबर एनालॉजी, नंबर सीरीज वाली रीजनिंग, ठीक है, और ये अल्फाबेट सीरीज, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो लगाइए लॉजिक, क्या लगेगा यहाँ पे? अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये 13 पर आता है और ये 17 पर आता है। 13 से 17 हो रहा है, +4 हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल। ये 17 पे आता है, ये 21 पे आता है, यहाँ पर भी +4 हो गया, यहाँ पर भी +4 हो गया, तो यहाँ पर भी +4 हो, 25 26 27 1 2 यानी बी सी आ रहा, यानी आंसर हमारा सी से स्टार्ट होगा। आंसर हमारा सी से स्टार्ट होगा भाई साहब, आंसर हमारा सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो आर आता 18 पे, 18 + 4 22, यहाँ पर भी 22 4 26, यहाँ पर भी जेड हुआ। अब डी में 4 प्लस करो ना डायरेक्ट, डी में 4 प्लस करो, 4 और 4 8, यानी दूसरे नंबर पे एच आएगा, दूसरे नंबर पे एच आएगा। अब तीसरा वाला फाइंड कर लो, और वी आता है 22 पर, यहाँ पर भी +4, तो लास्ट वाले में +4 ही करो डायरेक्ट 12 पे क्या आता है दोस्तों? 12 पे एल आता है, CHL ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बना लिया इजी। अगला प्रश्न, अब ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। उसने लास्ट में क्या पूछा? औसत गति, औसत चाल, और औसत चाल कैसे निकालते हो बताइए? इजी क्वेश्चन है ना, कुल दूरी बट्टे कुल समय लेके। देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु 4 सेकंड में 16 मीटर और 2 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों औसत चाल कैसे निकालते हो? औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे गुरुजी टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यानी कुल समय, ये होता है दोस्तों एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड निकालने का दोस्तों। अब देखो कुल दूरी, उसने क्या कहा? कुल दूरी, दूरी ऐड कर लो दोस्तों। आप देखो 16 मीटर की दूरी यहां पर लग रही है और 16 मीटर की दूरी यहां पर लग रही है, ठीक है। 16 और 16 कितना हो गया? 32 हो गया, ठीक है, 32 हो चुका है। अब समय देखो उसने खुद निकाल के देखा, 4 सेकंड यहाँ लग रहे हैं, 2 सेकंड यहाँ, 4 और 2 6, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, तो 6 पंचे 30। देखो आंसर पॉइंट में आ रहा, तो आप देख पा रहे एक ही ऑप्शन दे रखा है, एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो फिर हम पूरा सॉल्व क्यों करें भाई, हमें तो समय बचाना है, ठीक है। देखो आपको जो संभावित पेपर डेली करवाए जा रहे हैं दोस्तों, उसमें आपको यह भी सिखाया जाता है कि किन क्वेश्चंस को कम समय देना है, कहां पर अपना समय आप बचा सकते हो एग्जाम में। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है दोस्तों। जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे ना एग्जाम में, तब आप अगर आपने संभावित पेपर अटेंड किए, मेरे से अच्छे से पढ़ाई करिए, तो गणित और रीजनिंग में आपको खुद एनालाइज पता चल जाएगा कि मुझे कहां पर समय कम करना है और कहां पर समय ज्यादा देना है, ठीक है, गणित और रीजनिंग के लिए। निम्न में से CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है। बताइए दोस्तों, सूत्र वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ये किसका सूत्र है बताएंगे आप लोग कमेंट करके? एल्किन, एल्केन, एल्किल और एल्कलाइन।
बताएंगे दोस्तों। नाम समान दिख रहे हैं बोलने में लेकिन अलग अलग है, ठीक है। तो ये किसका सूत्र है? ये एल्किन का, एल्किन, एल्किन गलत मत कर लेना। अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 CH3 का IUPAC नेम क्या है? शानदार क्वेश्चन है, आपकी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, प्रोपेन, मिथेन, पेंटेन या ब्यूटेन, क्या होगा आपके हिसाब से आंसर? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा भाई प्रोपेन। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे यहां से। अगला प्रश्न एक बार फिर से गणित का बहुत ही शानदार सवाल। देखो बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है ना, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, शिफ्टों में आपके अच्छा खासा, ठीक है। और ये भी अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना मजा आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो, एक बेईमान विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य पर, क्या बोला उसने? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, लेकिन गलत बाट का उपयोग करके करता है और 25% का लाभ, 25% का लाभ अर्जित करता है। अब वो कह रहा है वह 1 kg यानी 1 किलोग्राम के लिए अनाज की कितनी मात्रा देता है? शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कर ले। तो क्या दिक्कत है इसमें? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दो ही चीज होती है, या तो सामान को खरीदा होगा या तो सामान को बेचा होगा, फिर उससे जो भी लाभ होगा या हानि होगी, बस ये 4 चीजें ध्यान रखना आपको। उसने कहा भाई 25% का लाभ हो रहा है। आप ये कहोगे गुरुजी 100 रुपए में खरीदा था, 25% का लाभ हो गया तो 125 में बेचा होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता है, ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता है, ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता है। यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स मान लेते हैं। अब आप देखिएगा दोस्तों, उसने कहा 1 kg के स्थान पर कितने अनाज की मात्रा देनी होगी दोस्तों, लेकिन उसने 1 kg के यहाँ पर तो दे रखा है ना दोस्तों, ये वैल्यू तो दे रखी है ना दोस्तों, उसने ये वैल्यू तो दे रखी है। उसने बोला 1 kg के स्थान पर। मैंने हमेशा बताया कि सेलिंग प्राइस में हमेशा 1000 ग्राम अपन दुकानदार से लेने जाते तो अपन क्या सोचते हैं कि वो 1000 ग्राम देगा, लेकिन वो अपन को कितना देता है वो अपन को निकालना है। तो आप देख सकते हैं, आप ये इसका कितना गुना दिख रहा है? ये इसका 8 गुना दिख रहा है। कितने गुना? 8 गुना। तो इसका भी 8 गुना कर लो, तो यहां से पता चल जाएगा उसने कितना सामान दिया, 800 ग्राम ही दिया है, 800 ग्राम ही सामान दिया। ऑप्शन नंबर डी है ना शानदार क्वेश्चन। बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। लगाइए, एनालॉजी का क्वेश्चन है, लगाइए लॉजिक, अल्टीमेट क्वेश्चन है। बताएंगे आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लॉजिक बहुत ही शानदार लगा हुआ है इस क्वेश्चन में, आप भी कहोगे मजा आ गया, इतना शानदार लॉजिक लगा हुआ है। तो देखो लॉजिक क्या है, समझो, लॉजिक को पकड़ो। ये इसका यहां तक पहुंचना है, अगर गुणा करके भी नहीं पहुंच पा रहे हो, गुणा करोगे तो भी यहाँ पे दिक्कत पड़ेगी, ठीक है। तो एक काम करो, 58 का आधा कर लो, 58 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा? 29 होता ना, हाँ 29, और 29 को मेरे भाई 11 से गुणा कर लो, कितना आ रहा है? 2 9 3 3 9 10 11 1, हाँ ठीक है, बराबर आ रहा है, 319 मिल रहा है। उसी तरह से 32 का आधा करो, 16 होगा, और 16 को 11 से गुणा करोगे तो 176 मिल रहा है, तो उसका भी आधा कर लो, 76 का आधा करो 2 से भाग करके, 38 दूनी 76 होता ना, 2 दिए 6 और 2, हाँ 38 आएगा। 38 को 11 से गुणा कर दो। अब 11 से गुणा करने की निंजा टेक्निक क्या है? इसको इस बाउंड्री पे खड़ा करो, इसको इस बाउंड्री पे खड़ा करो, खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, दोनों को जोड़ो आपस में, इन दोनों को जोड़ो, 8 और 3 11, 11 का एक कैरी 1 यहाँ पर लिखो, 3 और 1 4, ये हो गए 4 1 8, 418 इज द राइट आंसर है, ऑप्शन में बिल्कुल है। तो ये निंजा टेक्निक्स आपको आनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। 418, ठीक है, आंसर आ गया 418। यहाँ पे पूरी खिचड़ी पक गई है, एक काम करते हैं उसको थोड़ा सही लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, इनको ऐड करोगे यहाँ पर कितना? 11 का 1, यहाँ पर 1 कैरी, तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक है, और यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 8, ठीक है, समझ में आ गया? तो 418। तो देखो कैलकुलेशन को इजी करने की बहुत सारी निंजा टेक्निक्स हैं मेरे पास, ठीक है। कौन सी निंजा टेक्निक कहाँ लगानी है वो आप मेरे साथ जब डेली अटेंड करोगे पेपर, आपको खुद पता चल जाएगा, फिर आप भी निंजा टेक्निक लगाओगे और क्वेश्चंस को बहुत इजीली तरह से कर पाओगे, समय बचा लोगे, ठीक है। निम्न में से किस वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है? बताएंगे किस वेद को जाना जाता है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? बताएंगे आप लोग। देखो कर्मकांड के रूप में किस वेद को जाना जाता है, बताएंगे आप लोग। होमवर्क में दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन 4-5 बार करवा चुका हूं। मुझे ये जानना है कि मेरे कितने स्टूडेंट रेगुलर पढ़ते हैं और कितने स्टूडेंट इसका आंसर करके बताएंगे। दोस्तों देखो, मैं वही क्वेश्चन ज्यादातर होमवर्क में देता हूं मोस्टली, जो मैं करवा चुका होता हूं दोस्तों, बार बार करवा चुका हूं, क्योंकि आपको एक ही चीज बार बार बताता हूं दोस्तों, फिर मुझे भी लगता है स्टूडेंट देखो रेगुलर पढ़ते नहीं, इनको डेली एक ही चीज बतानी पड़ती है ना। तो आप लोग इसके आंसर करोगे तो मुझे और भी उत्सुकता रहेगा कि स्टूडेंट डेली पढ़ रहा है, अच्छे से रिवीजन कर रहा है, सिंसियरली पढ़ रहा है, अपने सिंसियरली है अपने एग्जाम को लेके, है ना। पंजाब में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के रूप में मनाया जाता है? खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी पहले तो ये बताओ, बताइए। गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, हाँ। और इन्होंने दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699 में। इसकी स्थापना कब की थी इन्होंने? 1699 में। और ये था बैसाखी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? बैसाखी के उपलक्ष्य में।
अगला प्रश्न, पिन पेंटर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मिला है लीला अबू लेला को। किसको मिला है? लीला अबू लेला को। किसी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो ये निर्धारित करता है इसके रासायनिक गुण को। क्या निर्धारित करता है? इसके मेरे भाई रासायनिक गुण को। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है। वे उत्पाद कौन कौन से? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो वे दो उत्पाद हैं सोडियम एथोक्साइड तथा हाइड्रोजन। याद कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार है? शोषण के विरुद्ध 23 से 24। ठीक है दोस्तों, 14 से 18 समानता के अधिकार है। ये बताएंगे दर्पण का सूत्र कौन सा हो सकता है इसमें से? 1+ नहीं, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दर्पण का सूत्र है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये प्रश्न बताइए, दर्पण सूत्र के अनुसार, उसी सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई किसके बराबर होती है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होती है दोस्तों UV/U+V के बराबर। ठीक है, ध्यान रखना। एक और शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, 80 किलोमीटर की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी? अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो हमें पूछा समय। ठीक है, तो लेकिन हमें चाल का फॉर्मूला तो पता है। चाल क्या होती है? आप कहोगे गुरुजी जो चाल होती है ना, वो इतना दूरी बट्टे समय होती है। क्या होती है? दूरी बट्टे समय होती है। भाई हमें समय निकालना है, कैसे भी करके हमें समय निकालना है। अब आप सोचोगे यार समय पूछा, आप चाल का फॉर्मूला लगा रहे हो। भाई समय ही तो निकालना है, वो हम निकाल रहे हैं। अब देखिए कैसे निकल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो दोस्तों, चाल कितनी दे रखी है? चाल आपको निकालना है दोस्तों। आपको आंसर सेकंड में पूछा है ना, चाल कितने की? 80 किलोमीटर की है। तो 80 किलोमीटर, अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। ठीक है, हाँ। और यहां पर देखेंगे दूरी कितनी दे रखी है? 450 ये और 150 ये, यानी 500 600। इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को प्लस किया मैंने। ठीक है, 400 500 और ये 600 मीटर की दूरी हो गई। अब आपको यहाँ पे समय पूछा है, कुछ कट रहा है तो काट लो मेरे भाई, कुछ कट रहा है तो काट लो। 1 0 से यहाँ से 1 0 हटा लो। और कुछ कट रहा है, ये 12 बार जा रहा है। और कुछ पॉइंट में आ जा रहा है क्या आंसर? मुझे तो लग रहा पॉइंट में आ रहा है, एक बार करके देखते हैं। ठीक है, 4 की टेबल से कुछ करें, 2 की टेबल से 4 बार, 2 की टेबल से कितनी बार? 9 बार, 4 की टेबल से 3 बार, और 9 3 27 नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही है, 27 सेकंड आ रहा है। इजीली हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा पॉइंट में आएगा। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये निर्भर करती है दोस्तों उसकी धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति पर निर्भर करती है, ध्यान रखना। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी करवाया, लेकिन आंसर तो मैं ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। विजय किशोर रहाटकर, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस का अध्यक्ष किसे चुना गया? बताएंगे आप लोग। देखो ये भी करवा रखा मैंने, ये भी करवा रखा, ये भी आपको होमवर्क में ही मिलेगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आंसर, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर है और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट है, तो 28 किलोमीटर की जाती है। तो धारा की चाल ज्ञात करिए। तो मैंने हमेशा कहा जब भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन, रेशो बना लो तुरंत आप लोग। BW यानी DS यानी डाउन स्ट्रीम, अब UP का मतलब अप स्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा। देखो दोस्तों, शांत जल में 14 किलोमीटर जा रही है। देखो शांत जल में नाव की चाल यानी W की वैल्यू दे रखी है 14 किलोमीटर। अब उसने पूछा, अब धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम 1 घंटे 45 मिनट। पहले इसको सही करो, 1 घंटा प्लस 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर लो, तो यहाँ से एग्जैक्ट पता चलेगा कितना। और 28 किलोमीटर जाती है यानी दूरी दे रखी है, और आपके पास समय तो चाल इजीली निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। 15 × 45 और 15 चौके 60, तो 4 एकन 4, 7/4, 7/4 हो जाएगा। ये तो दोस्तों समय आ गया, लेकिन हमारे पास चाल दूरी दे रखी है, समय दे रखा, चाल इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चाल कैसे निकालते हैं? दूरी बट्टे समय, दूरी कितने की? 28 की है, और समय कितना है? 7/4। ये 4 ऊपर घूम के यहाँ पर आ जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो 7 चौके 28 और 4 चौके 16, तो डाउन स्ट्रीम आ गया 16। अब उसने कहा धारा की चाल ज्ञात करिए। अच्छा, नाव की चाल दे रखी थी ना मैंने, उसमें W में कहा वैल्यू लिख दी, माफी चाहूंगा, ये वैल्यू इसमें आएगी नाव की चाल। उसने नाव की चाल दे रखी है 14। अब आपको किसी ने W की वैल्यू निकाल ली। W की वैल्यू आप कैसे निकालते हो दोस्तों? W की वैल्यू आप कैसे निकालते हो बताइए, कैसे निकालते हो W की चाल? तो आप क्या करोगे, इन दोनों को घटा दोगे, इन दोनों को घटा दोगे तो आंसर आएगा 2। तो W की चाल 2 किलोमीटर आ चुकी है। ठीक है, अब आप मुझे अप स्ट्रीम के निकाल के बताइएगा। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद महानिदेशक के नियुक्त किसे किया गया? तो यह मांगीलाल झारजी, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो बिल्कुल इंपोर्टेंट है दोस्तों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया साहब। ओम बिरला साहब 18वें लोकसभा के अध्यक्ष है। संजय मल्होत्रा किसके दोस्तों? आप ध्यान रखोगे, ये हमारे RBI के 26वें गवर्नर है। ठीक है, हाँ,
वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों, बताएंगे। ये जीता दोस्तों डेविड स्लेजले ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, डबल स्टार लगा लो। अगला प्रश्न, जहान ए खसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ कहां पर आयोजन किया, ये हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे। तो 115वीं रैंक मिली है भारत को। कौन सी रैंक मिली मेरे भाई, 115वीं। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न 40, निम्न में से कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, नहीं बोला उसने। यकृत एक ग्रंथि है, पीयूष एक ग्रंथि है, अधिवृक्क एक ग्रंथि, लेकिन पित्ताशय एक ग्रंथि नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आपका रिवीजन, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाना। अगर सेशन पसंद आया मेरे भाई, कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है दोस्तों, बिना कहे वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है या कल एग्जाम है, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसके लिए मैंने सुबह अभी 1 घंटे पहले मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्लास लगाई है, वो जरूर देख लेना, आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। मॉडल पेपर में आज हमारा शायद चौथा मॉडल पेपर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, तो वो अभी 7 बजे वाली क्लास आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कोई शानदार संभावित पेपर के साथ, तब तक स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।